गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि सहायक संधि जो वेलेज़ली के द्वारा शुरू की गई थी वो उसके द्वारा कौन कौन से राज्य ऐसे थे जिनके साथ मुख्यतः ये सहायक संधि की गई थी। इसके अलावा सहायक संधि जो है किस प्रकार से कंपनी के लिए लाभदायक रही, वहीं किस प्रकार से भारतीय शासकों के लिए ये हानिकारक रही। वेलेज़ली की ये जो सहायक संधि प्रथा थी ये अंग्रेज़ों के साम्राज्य विस्तार के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई। वेलेज़ली ने ये जो प्रथा थी अथवा नीति थी इसको बहुत ही कारगर ढंग से लागू किया। कंपनी को इससे केवल लाभ ही लाभ प्राप्त हुए और भारतीय राज्य जो थे इनको भारी क्षति उठानी पड़ी। उस समय यूरोप में नेपोलियन की बढ़ती हुई शक्ति से कंपनी काफ़ी भयभीत थी। उसे भय था कि कहीं नेपोलियन भारत पर आक्रमण न कर दें, इसलिए कंपनी अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करना चाहती थी। किंतु कंपनी के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए विशाल सेना का खर्च वहन करना कंपनी के लिए संभव नहीं था। वेलेज़ली ने बहुत ही चतुराई के साथ ये काम कर लिया। इस सहायक प्रथा के द्वारा कंपनी ने अपनी सेना में वृद्धि भी कर ली और उसका खर्च भी कंपनी को नहीं उठाना पड़ा। हालांकि भारतीय राज्यों में कंपनी की सेना उस राज्य की सुरक्षा के लिए रखी जाती थी, किंतु इस सेना का प्रयोग करने का अधिकार केवल कंपनी के पास था। इतना ही नहीं, कंपनी उस सेना का प्रयोग उस राज्य के विरुद्ध भी कर सकती थी। इससे पहले कंपनी की सेना अपनी सीमा में रहती थी और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में बड़ी कठिनाई होती थी। लेकिन अब कंपनी की सेना संधि करने वाले राज्य में ही तैनात होती थी और वहाँ से किसी भी निकटवर्ती क्षेत्र में बड़ी आसानी से भेजी जा सकती थी। इस व्यवस्था से कंपनी को अपनी राजनीतिक सीमाओं के विस्तार का अवसर मिल गया। संधि करने वाले भारतीय राज्यों की जो विदेश नीति थी उसके ऊपर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब कंपनी से संधि करने वाले राज्य एक दूसरे से सीधा संपर्क नहीं कर सकते थे, इसलिए कंपनी के लिए इन भारतीय शासकों को एक दूसरे से अलग रखने का अवसर मिल गया और बाद में एक एक करके भारतीय राज्यों को समाप्त करने अथवा उन्हें दबाने का अवसर मिल गया। इन संधियों के फलस्वरूप अब भारतीय राज्यों में फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ने की आशंका भी समाप्त हो गई। इन संधियों के पूर्व अनेक भारतीय शासकों ने अपनी सेनाओं को पाश्चात्य ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसियों को नियुक्त कर रखा था, जिससे उनकी रणकुशलता बढ़ गई थी। लेकिन अब भारतीय राज्यों में फ्रांसीसी जो थे इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। सहायक संधि व्यवस्था से भारतीय राज्यों को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी। भारतीय राज्य अपने क्षेत्र में कंपनी की जो सेना रखते थे उसका खर्चा बहुत अधिक होता था। भारतीय राज्य इस खर्च का बोझ नहीं उठा सके, फलस्वरूप उन्हें अपनी सेना में कमी करनी पड़ी तथा सहायक सेना के खर्च के लिए जनता पर भारी करों का बोझ लादना पड़ा। वस्तुतः कंपनी का वास्तविक उद्देश्य भारतीय राज्यों की सैनिक शक्ति को कम करना था। कंपनी का मानना था कि फ्रांसीसियों की देखरेख में भारतीय राज्यों की सेनाएं अनुशासित और शक्तिशाली हो जाएंगी, लेकिन यदि भारतीय राज्यों में ब्रिटिश सेना रखी जाएगी तो एक तरफ तो उन राज्यों को अपनी सेना में कमी करनी पड़ेगी और दूसरी ओर कंपनी के साथ होने वाले भावी संघर्ष के समय सहायक सेना कंपनी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। भारतीय राज्यों में ब्रिटिश सेना को रखने से भारतीय राज्य सैनिक दृष्टि से कंपनी के ऊपर आश्रित हो गए। जब भारतीय राज्य सहायक सेना का खर्च समय पर अदा नहीं कर सके तब कंपनी ने उनके सबसे उपजाऊ और संपन्न प्रदेशों को स्थायी रूप से अपने अधीन कर लिया।
इससे एक ओर तो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में कमी होती गई और दूसरी तरफ उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गई। उनकी आय इतनी घट गई कि वे अपना शासन भी सुचारू रूप से नहीं चला सके। इससे राज्य में अव्यवस्था फैलती गई और कंपनी ने कुशासन की ओट में राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया और राज्यों का वित्तीय प्रशासन जो था वो अपने हाथ में ले लिया। राज्यों को तो ये पूछने का भी अधिकार नहीं रह गया था कि कंपनी सरकार राज्य में कितना और कैसे खर्च कर रही है। राज्य का एकमात्र दायित्व सिर्फ यही रह गया था कि कंपनी के द्वारा प्रस्तुत खर्च का तुरंत भुगतान करे, चाहे वह खर्च उचित हो अथवा अनुचित। सहायक संधि व्यवस्था जो थी, इसके अंतर्गत भारतीय राज्यों ने अपने राज्य में कंपनी का एक रेजिडेंट अथवा पॉलिटिकल एजेंट जो था वो रखना स्वीकार किया था। ब्रिटिश राज्य के ये प्रतिनिधि राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शासकों को निरंतर अपनी सलाह देने लगे और राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, जिसके फलस्वरूप शासक जो थे उन्होंने शासन में रुचि लेना बंद कर दिया तथा शासक के अधीन काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों ने ब्रिटिश रेजिडेंट के इशारों पर कार्य करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार रेजिडेंट ने भारतीय शासकों को उनके शासन से अलग कर दिया गया और स्वयं रेजिडेंट राज्य शासन में सर्वेसर्वा बन गए। इसके फलस्वरूप भारतीय शासक अपने आप को प्रशासकीय कार्यों से मुक्त समझते हुए विलासी हो गए। सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्यों के आंतरिक विद्रोह अथवा बाह्य आक्रमण से रक्षा करने का दायित्व कंपनी ने ग्रहण कर लिया था। इसी वजह से अब भारतीय शासकों को ना तो आंतरिक शांति बनाए रखने की चिंता थी और ना ही बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करने की, जिसके फलस्वरूप ये भारतीय शासक आलसी होते चले गए। कंपनी ने भी अपने हित और स्वार्थों की पूर्ति हेतु ऐसे आक्रमणीय शासकों को अपना समर्थन देना जारी रखा। वेलेज़ली ने अपने कार्यकाल में जिन भारतीय राज्यों से सहायक संधियां की थी उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। सबसे पहले बात की जाए हैदराबाद की। हैदराबाद जो है ये प्रथम राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। हालांकि सर जॉन सोर के शासनकाल में वह अंग्रेज़ों से अप्रसन्न हो गया था, किंतु वेलेज़ली ने अब निज़ाम को पुनः अपने पक्ष में करने का निश्चय कर लिया। उसने सहायक संधि स्वीकार करने के लिए निज़ाम से बातचीत आरंभ कर दी। अपनी आंतरिक कठिनाइयों के कारण निज़ाम ने सबसे पहले 1799 ईस्वी में ही अंग्रेज़ों से संधि कर ली। इस संधि के अनुसार निज़ाम के राज्य में कंपनी की सेना की 6 बटालियन रखी गई और इस सेना के व्यय हेतु निज़ाम ने कंपनी को वार्षिक रूप से रुपए देना स्वीकार कर लिया। फ्रांसीसियों को हैदराबाद से निकाल दिया गया तथा सहायक संधि की जो अन्य धाराएं थीं वे भी निज़ाम पर लागू कर दी गई। 1800 ईस्वी में इस सहायक सेना के खर्च के लिए निज़ाम को वे सभी प्रदेश कंपनी को सौंपने पड़े जो निज़ाम को मैसूर के युद्ध के पश्चात प्राप्त हुए थे। इस प्रकार निज़ाम पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और उसकी मराठों के साथ गठबंधन करने की संभावना सदा के लिए समाप्त हो गई। अवध जो था वो अंग्रेज़ों के चंगुल में बहुत पहले ही फंस चुका था। वेलेज़ली अवध को अंग्रेज़ों के पूर्ण नियंत्रण में लाना चाहता था। उसने सुरक्षा के नाम पर नवाब के समक्ष सहायक सेना बढ़ाने के लिए योजना रखी। नवाब ने आनाकानी की। इस पर वेलेज़ली क्रुद्ध हो उठा और उसने नवाब को आतंकित करने के लिए कानपुर और इलाहाबाद से सेनाएं भेज दी। विवश होकर अवध के नवाब को भी नई संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके अनुसार नवाब की सेना तो कम कर दी गई और कंपनी की सेना में वृद्धि कर दी गई और इस सेना के व्यय के लिए नवाब को अपने कुछ प्रदेश जो है वो अंग्रेज़ों को सौंपने पड़े और इन प्रदेशों को सौंपने की वजह से अवध को चारों ओर से ब्रिटिश प्रदेशों से घेर लिया गया। अवध तो 1765 ईस्वी से ही कंपनी का मित्र राज्य था और यहाँ के शासकों ने कभी भी कंपनी के विरुद्ध
कोई कार्यवाही नहीं की थी। फिर भी उस राज्य में सहायक सेना बढ़ाते रहना तथा बढ़ाई जाने वाली सेना के खर्च के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग करना और इसकी ओट में अवध के उपजाऊ भूभागों पर अधिकार करना अवध के साथ पूर्व में की गई संधियों का खुला उल्लंघन था। वास्तव में इस नीति से कंपनी को भले ही लाभ हुआ हो, लेकिन अवध के लिए ये बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हुई। इससे अवध राज्य का आधा भूभाग कंपनी के नियंत्रण में चला गया तथा अवध की जो सेना थी वो लगभग समाप्त हो गई और अवध पूरी तरह से कंपनी के आश्रित हो गया, जिसका लाभ आगे चलकर डलहौजी ने उठाया। इसी प्रकार से मैसूर वेलेजिली के समय में ही चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू मारा गया था। वेलेजिली ने मैसूर राज्य के कुछ प्रदेश स्वयं ने हथिया लिए, कुछ निजाम को दे दिए और कुछ मराठों को देने का प्रस्ताव किया, किंतु मराठों ने ये प्रदेश लेने से इनकार कर दिया। तब वे प्रदेश भी अंग्रेज़ों और निजाम के बीच बांट दिए गए। शेष नाम मात्र का मध्य मैसूर राज्य यहाँ के प्राचीन हिंदू राजवंश के एक वंशज कृष्णराज वाडियार तृतीय को दे दिया गया और इसके साथ सहायक संधि कर ली गई। इस संधि के अनुसार मैसूर राज्य में एक सहायक सेना रखी गई, जिसके व्यय के लिए मैसूर राज्य ने 22 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार से मराठों के साथ भी ये सहायक संधि जो है की गई और ये जो संधि थी, सहायक संधि, सबसे पहले पेशवा के साथ 1802 ईस्वी में बसीन की संधि के नाम से की गई थी और इस संधि के अंतर्गत सहायक संधि की सारी शर्तें जो हैं वो पेशवा के द्वारा स्वीकार कर ली गई और इस संधि के बाद हुए द्वितीय मराठा युद्ध में पराजित होकर नागपुर के शासक भोंसले ने देवगढ़ की संधि और ग्वालियर के शासक सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि स्वीकार कर ली। इन संधियों में उन्होंने भी सहायक संधि की सारी शर्तें स्वीकार कर ली और इसके पश्चात जब तीसरा मराठा युद्ध हुआ तो उसमें पराजित होकर इंदौर के शासक होलकर ने मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में सहायक संधि की शर्तें उसमें मंदसौर की संधि के अंतर्गत स्वीकार कर ली। इसी युद्ध के बाद मराठा राज्य जो था वो ध्वस्त कर दिया गया तथा शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा की गद्दी पर बैठाकर उसके साथ भी सहायक संधि कर ली। इस प्रकार नागपुर, ग्वालियर, इंदौर और सतारा के शासकों ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी प्रकार से तंजौर, सूरत और कर्नाटका के साथ भी वेलेजिली के द्वारा सहायक संधि की गई थी और इन सब पर एक तरह से कंपनी का अधिकार हो गया था। थैंक यू।